हेलो क्लास 12, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12, आज मैं आलोक धनवा की पतंग जो आपके आरोह पाठ्य पुस्तक में है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पीछे आप लोगों को आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है का वीडियो दे दिया है, तो उसको आप लोग पहले जाके अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके पढ़ लीजिए लोग, और उसके बाद यहाँ पे आलोक धनवा की पतंग को देख लीजिए। और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसको फिर से सुधार के आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। चलिए देख लेते हैं आलोक धनवा की पतंग। सबसे पहली बात तो ये है कि आलोक धनवा की जो पतंग है ये क्यों और किस बेस पे बनी है। पहले तो समझ जाइए कि ये पतंग के माध्यम से आलोक धनवा जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के बाल मन की ऊंचाइयां जो है उसके बारे में बात करते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि बालक का मन कितना उत्साहित रहता है और कितना मतलब चंचल होता है। ठीक है, तो उनकी चंचलता और उनके उत्साह का जो भी कार्य क्रियाकलाप है उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और दूसरा, इन्होंने ऋतुओं का माध्यम भी दिया है इसमें, यानी किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है इसके बारे में भी बताया है। तो इन दोनों का समावेश यानी बाल मन और ऋतुओं के दोनों के समावेश को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी इस कविता पतंग में बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पतंग में हम लोगों को क्या समझना और क्या पढ़ना है। और आलोक धनवा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था, और इनकी पहली कविता थी जनता का आदमी जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली थी इनको बहुत ज़्यादा, और उसके बाद दुनिया रोज बनाती एकमात्र संग्रह है जिसका मतलब ये इनकी एकमात्र संग्रह है, और उसी एकमात्र संग्रह का एक पार्ट है पतंग। ठीक है, तो यानी अगर ये पूछा जाए कि पतंग पतंग किस काव्य श्रृंखला से ली गई है, तो दुनिया ये आप बताएंगे कि एकमात्र संग्रह से ली गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग पतंग के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले सबसे तेज बौछारे गई और भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर लिखा गया है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा पार करते हुए। ठीक है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अर्थात यहाँ पे आलोक धनवा जी के द्वारा रचित पतंग काव्य से जो कविता है आपकी, इसमें उन्होंने क्या बताया। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इन्होंने बताया सबसे तेज बौछारें गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश का मौसम होता है, यानी जब वर्षा ऋतु होती है तो उसके बीत जाना, जो अभी चल रहा है सावन के बाद सबसे तेज बौछारें अर्थात सावन गया। ठीक, भादो गया, उसके बाद इन्होंने बताया कि भादो भी चला गया, सवेरा हुआ, अब क्या हो गया, शरद ऋतु आ गई है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी सबसे तेज बौछारें अर्थात सावन चला गया जहाँ बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और भादो गया यानी सावन के बाद जो भादो है वो भी चला गया, उसके बाद सवेरा हुआ अर्थात शरद ऋतु आ गई। इस एक लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि कवि बता रहा है कि जो सवेरा हुआ है ना, वो सवेरा ऐसा हुआ है जैसे सूरज की लालिमा आकाश में होती है, लाल लाल जब सूरज निकलने वाला होता है भोर में तो आकाश में लालिमा होती है, तो वो वही बता रहे हैं कि वो जो आकाश में लालिमा है, सवेरा हुआ है, तो वो ऐसी है, खरगोश की आंखें लाल लाल होती हैं, तो उसकी उपमा देके इन्होंने बताया है कि जो सवेरा हुआ है यानी शरद ऋतु जो आई है वो कैसी है, खरगोश की आंखों जैसी लाल है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शरद ऋतु जो है वो कई ऋतुओं को पार करके आया है ना, उसके पहले कई ऋतुएं थी उनको पार करके आया। ठीक है,
फिर बताते हैं अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अर्थात जो शरद ऋतु आई है वो अपने साथ सूरज की चमकती हुई किरणों को लाई है, उसको साइकिल का माध्यम दिया है कवि ने। ठीक है, फिर कहते हैं घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और वो जो सवेरा है शरद ऋतु का वो बहुत ही सुंदरता पूर्वक है, बहुत ही सौंदर्यमय है, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए जो सूरज की किरणें हैं उसका जो प्रभाव है वो संसार पे पड़ रहा है। और उसमें इन्होंने बच्चों के माध्यम से बताया है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी वो शरद ऋतु क्या बता रहा है, शरद ऋतु ये बता रहा है कि अब सावन तो चला गया, अब भादो भी गया, शरद ऋतु आ गई है, न ठंडी रहेगी न गर्मी रहेगी। तो बच्चे क्या है, तब बच्चों के अंदर ये उत्साह होता है कि अब हम छत पे जाके और पतंग को आराम से उड़ा सकते हैं। ठीक है, धूप भी नहीं लगेगी और ठंडी भी नहीं लगेगी। तो शरद ऋतु वो है। तो उसमें जब बच्चों का आगमन होता है तो वो बच्चे झुंड झुंड के साथ वो पतंग उड़ाने का प्रयास करते हैं और आते हैं, यानी शरद ऋतु के आगमन से बच्चों के आने का प्रभाव हुआ। अब देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। इसकी व्याख्या मैं बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि अंधेरी रात बीत गई अब उजाला हो गया, अर्थात वही अंधेरी रात मतलब सावन भादों की रातें क्या होती हैं, अंधियारी होती हैं। शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु का जो सवेरा होता है वह बिल्कुल खरगोश की लाल आंखों जैसा होता है। सारे मौसम को पार कर शरद ऋतु फिर वापस आ गई है। यह शरद ऋतु किसी बच्चे की तरह है, यानी मैंने कहा ना बच्चों का उपमा दे के बता रहे कवि, जो अपनी किरणों से तेजी फैलाते हुए चल रहा है और चमक रहा है, और चमक कर सबको अपने पास बुला रहा है। ठीक है, अर्थात बच्चों के झुंड में जो उत्साह है पतंग उड़ाने का वो अपने झुंड के साथ आ रहा है। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बताया, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीजें उड़ सकें, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए अब इसमें क्या कवि बता रहा है, इसमें कवि बता रहा है कि किस प्रकार से जो वो बच्चों का झुंड है और जो वो ऋतुओं के आगमन का जो आने का शरद ऋतु आने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बताते हुए कवि कह रहा है कि कवि कहते हैं कि बालक शरद ऋतु चमकीले इशारों से बच्चे के समूह को बुलाता है कि आओ लोग, अब जल्दी आओ और हम लोग पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, अब न धूप लगेगी ना ही बारिश होगी। और बाहर शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम तथा सुहावना बना दिया, जैसा कि होता है। यानी जब हम लोग भादों के बाद क्वार और कार्तिक का महीना आता है तो उसमें गर्मी और ठंडी मैक्सिमम बराबर रहती है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी होती है और बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो वो सुहावना बना हुआ होता है मौसम, और ऐसे मौसम में पतंग को ऊंची उड़ान मिल सकती है, यानी बच्चे कोशिश कर करके पतंग को उड़ा सकते हैं। सारा वातावरण इस तरह हो जाता है कि बच्चे पतंग उड़ाएं, सबसे हल्की और रंगीन पतंग जिसे बच्चा का मन बहुत ऊपर उड़ाना चाहता है। ठीक है, तो ये इसके भाव हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे की जो कविता है वो मैं आपको फिर बताऊंगी, इतना आप लोग अच्छे से दोहरा लीजिए। एक बार मैं फिर दोहराने का प्रयास करूंगी और थोड़ा जल्दी में बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक बार फिर समझ में आए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक मिनट, मैं केवल भाव को बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि अंधेरी रात बीत गई है अब उजाला हो गया है, अर्थात सावन और भादों की रातें बीत गई हैं अब उजाला हो गया है, शरद ऋतु आ गई है। और ये शरद ऋतु ऐसी है जैसे बादल में सूर्य की लालिमा जो होती है उसके द्वारा बादल रंगीन, यानी ऐसा मैं कहूँ कि वातावरण एकदम लाल लाल हो गया है भोर के समय, तो उसी तरह खरगोश की आंख होती है। तो उन्होंने उपमा देके बताया कि सवेरा जो हुआ है वो लाल खरगोश की आंख की तरह है। फिर ये बताते हैं कि सारे मौसम को पार कर शरद ऋतु फिर आ गया, यानी उन्होंने कहा है कि सारे मौसम को पार करके शरद ऋतु आ गया, यानी जो पीछे मौसम थे उनको पार करके शरद ऋतु आ गया है। और वो यह शरद ऋतु किसी बच्चे के समान है, अर्थात किसी बच्चे के समान है जिससे वो अपनी किरणों, और बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं,
तो अब वो बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी यानी सूर्य के जो उनकी किरणें हैं यानी बच्चों का जो हाव भाव है वो कहते हैं कि अपनी किरणों के तेजी को फैलाते हुए चल रहे हैं और चमक कर सबको अपने पास बुला रहे हैं। अर्थात ये बता रहे हैं कि आप लोग आइए, अब ऐसा मौसम हो गया है जिसमें हम लोग अच्छे तरह से कंफर्टेबल जोन में आके पतंग को उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कवि क्या बताता है, कवि बताता है कि कहते हैं कि बालक शरद ऋतु का जो मौसम होता है वो ऐसा होता है, मुलायम होता है। मुलायम होने का मतलब कि बहुत ही न गर्मी होती है ना ठंडी होती है, और उसमें बाल मन जो है वो पतंग को बहुत ऊंचाई तक उड़ाने का प्रयास करता है। तो और उनमें उसमें उन्होंने पतंग के बारे में बताया कि पतंग जो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है, जो सबसे नरम चीज़ है, तो उसको बालक मन चाहता है कि बहुत ऊंचाई से इसको उड़ाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से इसके अर्थ को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर जहाँ नहीं आएगा तो वहाँ मुझे बताइएगा, और टेलीग्राम में मैं ये पीडीएफ डाल दूँगी ताकि आप लोगों को इसका पीडीएफ भाव सहित मिल जाए। और क्या बोलते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ होगा। और थैंक यू।